So welcome back everybody to this wonderful session. And obviously first part हमने cover up कर लिया था इस solution chapter का. This is the part number 2. मतलब एक part basically खत्म हो चुका है. अब now most important section जो इस particular chapter में शुरू होने वाला है वो है colligative property का. तो note down कीजिए, this is lecture number 6 of solution. और लेट्स रिकॉल जो कि हम प्रीवियस क्लास में थोड़ा देख लेते हैं. हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर लास्ट टॉपिक हमारा था, वो हमने समझा था, उसे खत्म किया. पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का वो भी हमने कवर अप किया, साथ ही साथ ग्राफ और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. उसके बाद हमने कुछ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी बात देखी थी. और फिर हमने क्या समझा था, क्लासिफिकेशन, बेसिकली वही आइडियल नॉन आइडियल का और फिर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस का. सो ये हमारी पूरी जर्नी रही लास्ट क्लास की. आज को मैंने जो बताया था कि यस ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट वाज कवर्ड, जो कि कल खत्म हो चुका था. दिस इज द पार्ट नंबर 2 और इट्स अ इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम यही से बनते हैं. तो आप नोट डाउन कीजिए आज के टॉपिक को, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है. इन शॉर्ट कह सकते हो कि ये अपने आप में एक चैप्टर है, सॉल्यूशन के अंदर ही एक छोटा सा चैप्टर जिसको कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो आई थिंक आज और कल 2 दिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही चलेगा, ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्या सॉल्यूशन का जो एक पार्ट है, मेजर पार्ट है, जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स काफी बनते हैं, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है. तो सबसे बड़ा सवाल हमारे पास, सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात समझाऊंगा. इस पूरे चैप्टर में हम सॉल्यूशन के अंदर 2 ही मेजर कंपोनेंट की बात अभी तक करते आए हैं. वो होता है सर सॉल्यूट और वो एक होता है सॉल्वेंट, है ना. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्वेंट की नहीं, अब सारी बातें सॉल्वेंट की खत्म हो गई, अब सिर्फ बातें किसकी होंगी? सॉल्यूट के ऊपर बातें होंगी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है. मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो एक मेजर कंपोनेंट सॉल्यूट का होता है, उस सॉल्यूट की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कुछ बातें होंगी, कुछ ऐसी सिंपल सी प्रॉपर्टीज होंगी जो सिर्फ सॉल्यूट के ऊपर ही डिपेंड करती हो. दैट विल बी नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. मतलब अगर मैं एक लाइन नोट लिख दूं तो आपको समझ आ जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है कि किसी सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अवेलेबल है. मतलब एक लाइन लिख लीजिए, द प्रॉपर्टीज which depend on number of solute particles present in a particular solution. मतलब सिंपल सी बात ये है सर कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या सिंपली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है. मतलब कुछ ऐसी गिनी चुनी प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे इसके आगे जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे ताल्लुकात रखती है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही ताल्लुकात रखती है. इसका मतलब ये है कि सर अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट बदल दें तो क्या ये प्रॉपर्टी नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है? तो भैया स्टेटमेंट में तो सिर्फ एक ही लाइन लिखी है और वो है कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे ऊपर डिपेंड करती है. तो उसका नेचर ऑफ सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं है. मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, किसी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हैं उस सॉल्यूशन में, उस पर डिपेंड करे, तो उस प्रॉपर्टी को मैं कह दूंगा कि यस दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या शॉर्ट में कह ले तो दिस इज सीपी. सीपी इन द सेंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. नोट करने वाली बात मैंने अगेन यहाँ क्या बोली कि कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि अच्छा ठीक है, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है सिर्फ सॉल्यूट से, तो क्या मैं अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट की बात करूं तो क्या उनके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होगी? आपका तुरंत जवाब होना चाहिए कि सर कभी भी सॉल्यूट के नेचर पे कोई प्रॉपर्टी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल आंसर यही है कि वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगी, नेचर पे नहीं. मतलब नेचर से कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है. तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए रॉन्ग ऑप्शंस में आपको दिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्यूट और एनी अदर फैक्टर. तो आप सिंपली क्या वो लिखेंगे, टिक मारेंगे ऑप्शंस कौन सा, जो कि डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. तो कॉलिगेटिव शब्द का मतलब ये है कि वो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल से एसोसिएटेड है, इसीलिए उसका नाम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है.
अब अगेन वही सवाल कि सर वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कही जाती हैं। तो आपके चैप्टर में बेसिकली 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, आपने सुना भी होगा। कौन सा? नंबर 1 अगर मैं बात करूं, सो दैट विल बी RLVP। अभी RLVP क्या है? शॉर्ट में मैंने RLVP लिखा है, इसका फुल नेम होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, यही सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे और इस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। दूसरा, अगर मैं शॉर्ट में लिखूं, सो दिस इज कॉल्ड EBP। EBP मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड पार्ट DFP, ये क्या है सर? दिस इज डिप्रेशन, वहां एलिवेशन था, ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और द फोर्थ वन and the last one, that is short form OP। OP in the sense osmotic pressure। अब इन 4 शब्द के अलावा अगर कहीं भी ऐसा ऑप्शन आए जो कि इन 4 शब्द से मिलता जुलता ना हो, या फिर ये 4 शब्द ना हो, तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को रॉन्ग टिक कर दीजिएगा। इसलिए क्योंकि यही 4 सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती हैं किसी भी सोल्यूशन के। मतलब यही 4 हमें पढ़ना है सर। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कह लो, कंसाइज इंट्रोडक्शन कह लो, क्या आपको समझ आया कि यस सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है। भाई अभी नेट नहीं चल रहा है यार, ब्लर है क्या? यार ब्लर ब्लर आ रहा है तो एक बार बताओ। आई थिंक ब्लर तो नहीं होना चाहिए, मेरा नेटवर्क कनेक्शन तो एकदम बढ़िया है। तो अभी आप सबको ब्लर दिख रहा है क्या? हाँ जी, क्या वो ब्लर दिख रहा है? ऐसा नहीं है ना, स्क्रीन अच्छे से दिख रही है ना? ठीक है, अभी ठीक है सदरुल, टेल मी। ब्लर नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन? ओके ओके, चलो ठीक है। तो ये आपको समझ आया, एक बार फटाफट से बताइए, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीन आपको समझ आया कि यस सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ जुड़ी हुई है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से। उनमें से 4 मेजर हैं, RLVP, EBP, DFP और OP। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बोला, बट आप इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन, डिप्रेशन और ऑस्मोटिक प्रेशर से समझ सकते हैं। समझ आया? एक छोटा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सर। इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यही सेक्शन इंपॉर्टेंट होता है आपका। सर पहले पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की शुरुआत करते हैं, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डेंस क्या है, मतलब सिंपली प्रॉपर्टी क्या कहती है? RLVP शॉर्ट में लिख दे। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हिसाब से किसी भी सॉल्यूशन में, मतलब सिंपली कहने के मतलब है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन अगर आप तैयार कर रहे हो, तो अगर उस सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट को वोलेटाइल लिया है और उस सॉल्वेंट में आपने अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये हमने बहुत अच्छे से देखा है, ये चीज हमने पहले से पढ़ रखी है। किधर? अब मैं थोड़ा वापस लेके चलता हूं तुम्हें और दिखाता हूं कि कौन से, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने ये चीज बोली थी कि जब भी हम, मैंने स्टैंड बाय लिखवाया था कि जब भी हम किसी भी सोल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने कहीं ये स्टेटमेंट लिखाया है, वही सेम स्टेटमेंट समझ लो कि आपका RLVP है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में वो भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, देखो मैंने लिखा है यहाँ, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट।
तो इसी सेक्शन से शुरुआत होती है किसकी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की। अब ये बहुत कॉमन सी बात है, मैं आपको समझा भी देता हूं एक बार फटाफट से कि मैंने ऐसा क्यों लिखाया। तो पहले वो स्टेटमेंट लिख लो मेरे साथ। आरएलबीपी में सबसे पहले स्टेटमेंट ये लिख लो कि व्हेन नॉन वोलाटाइल, अब आपको नॉन वोलाटाइल का मतलब तो पता ही होगा, मैंने कई बार जिक्र कर चुका है। नॉन वोलाटाइल मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि वेपर ना बनाता हो, ठीक है। तो व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, तो उससे क्या होता है, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अभी मैं आपको समझा भी देता हूं, और मैंने पहले भी ये चीज समझाई है। कैसे, एग्जाम्पल ले लो भाई मेरे साथ। सर मान लो हमारे पास एक क्लोज कंटेनर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्लोज कंटेनर में हम एक सोल्यूशन रखे हैं, ठीक है। और ये जो सोल्यूशन है भैया, वो ए प्लस बी यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट से मिलकर बनाए, जहां सॉल्वेंट एज अ ए है और सॉल्यूट एज अ बी है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मैंने ये भी चीज आपको बताई थी कि जनरली हम सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन बड़ा जरूरी होता है। तो कहीं बी लिखा है ना, तो आप उसको समझिएगा कि वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। कहीं मैं डायरेक्टली बी लिख दूं, सॉल्यूट ना बोलूं, तो आप जरूर समझिएगा कि सर वो सॉल्यूट जो है वो बी की बात, मतलब बी कहीं लिखा है मतलब वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मतलब सॉल्वेंट। अब मान लो हमारे पास एक सोल्यूशन था ए और बी। अब इसमें हमने क्या किया ना, जो ए है सर बेसिकली, उसको हमने एक वोलाटाइल सॉल्वेंट माना कि ए जो है वो वोलाटाइल है, बट बी को हमने एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माना। अब अगर मैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को एक वोलाटाइल सॉल्यूट में मिला दूंगा, और एक कंटेनर में, क्लोज कंटेनर, मैंने इसका एक सोल्यूशन तैयार कर लिया, और मैंने अगर नीचे से हीट करना शुरू किया, तो भैया वेपर तो बनेगा, लेकिन वेपर किसका बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ए का, क्योंकि सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है। बट अभी अभी आपने ये चीज बोल दी कि भैया बी तो नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये तो प्रेशर बनाने से रहा, ये तो वेपर बनाने से रहा। और जब बी वेपर नहीं बनाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ जो वेपर बनेंगे वो किसके बनेंगे, वो सिर्फ ए के बनेंगे। बट अगर सर ए और बी दोनों मिलके वेपर बनाते तो ज्यादा वेपर बनता, और अगर ज्यादा वेपर बनता तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होता। बट अब तो ये कंडीशन आ गई कि बी नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए बी जो है वो वेपर बना ही नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली अगर ए और बी दोनों वोलेटाइल होते तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता, बट क्योंकि हमने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया है, इसी के वजह से जो वेपर प्रेशर है बेसिकली वो क्या हुआ, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने वही स्टेटमेंट आपको लिखाया है कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए एक वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। क्यों, क्योंकि भैया सिर्फ ए ही वेपर बना रहा है, इसीलिए अगर दोनों ए और बी दोनों वोल्टाइल होते तो उससे कंपैरिजन में वेपर प्रेशर क्या हो गया, सिर्फ कम हो गया, क्योंकि सिर्फ ए ही वेपर बना रहा है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, दिस होल टर्म, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड ऑन किया, तो इसमें क्या हुआ, जब हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। अब सोचो अगर मैं पूरे सोल्यूशन के प्रेशर को लिखूं, पी ऑफ सोल्यूशन को, जिसको मैंने शॉर्ट में मान लो पी एस लिख दिया, ठीक है। पी ऑफ सोल्यूशन को जिसको मैंने शॉर्ट में पी एस लिख दिया, तो अगर मान लो मुझे टोटल सोल्यूशन का प्रेशर लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, सर टोटल सोल्यूशन का प्रेशर लिखना हो तो प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, हमने कैसे लिखा जाता है तो हमने राउल्स लॉ के हेल्प से पढ़ लिया है, ठीक है। जहां प्रेशर ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं भैया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और प्रेशर ऑफ बी को लिखा जा सकता है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे सोल्यूशन का प्रेशर लिखना हो तो सर मैं पी ए प्लस पीबी लिखूंगा। बट मैं कहता हूं कि भैया इस केस पे पीबी जीरो है। क्यों पीबी जीरो हो गया, बताओ सोच के देखो, पीबी जीरो क्यों हो गया, क्योंकि भैया बी नॉन वोलेटाइल है, और जो नॉन वोलेटाइल है भैया वो प्रेशर बनाएगा नहीं, तो फिर पीबी काहे का, नहीं होगा ना प्रेशर। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो टोटल प्रेशर या फिर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कह ले, अरे भैया पीएस को ही पीटी बोलते हैं, है ना, बताया था तो, कि टोटल प्रेशर कहो या प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कहो एक ही बात होती है। और टोटल प्रेशर क्या होता है, पीए प्लस पीबी, क्योंकि ए और बी दोनों से मिलकर बना हुआ है सोल्यूशन। तो सोचो कि हुआ क्या, कि भैया बी तो नॉन वोलेटाइल हो गया, तो पीबी तो पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब टोटल प्रेशर सिर्फ पीए के बराबर हो गया, टोटल प्रेशर सिर्फ पीए के बराबर, यानी प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए,
बोलो, बोल सकते हैं ना, क्योंकि पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब हमने एक चीज और पढ़ी है सर, क्या सर, एक्स ए प्लस एक्स बी जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मुझे एक्स ए निकालना हो तो मैं 1 माइनस एक्स बी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। आप इस रिलेशन को उठा के यहाँ एक्स ए की जगह पुट कर दो, देखो कितना बढ़िया रिलेशन निकलेगा। दैट इज प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी। अब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पी नॉट ए को अंदर थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब एक और चीज, क्या इस पूरे टर्म को इधर भेजो और प्रेशर सोल्यूशन के टर्म को इधर भेजो, मतलब बेसिकली रिवर्स कर दो दोनों साइड को, तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक बड़े रिलेशन मिलेगा, क्या पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस। अब अगर मुझे यहां से एक्स बी निकालना हो तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो सोचो ये क्या आया, ये एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसी को कहते हैं आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब आरएलवीपी क्या है, आरएलवीपी है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो देख रहा हो ये पूरा टर्म, इस पूरे टर्म को पढ़ेंगे आरएलवीपी। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो आपको पता चल रहा होगा पी नॉट ए माइनस पी एस है, मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पूरे सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। तो अगर मैं सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी एस की बात करूं, मतलब ये ऊपर वाले न्यूमरेटर की बात करूं, तो इसे कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे सिर्फ कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे रिलेटिव लोअरिंग नहीं कहते हैं। बट अगर मैं पी नॉट ए माइनस पी एस विथ रेस्पेक्ट टू पी ए ले लूं, मतलब पी नॉट ए माइनस पी एस मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, तो फिर वो लोअरिंग से रिलेटिव लोअरिंग हो जाता है। क्योंकि रिलेटिव शब्द का मतलब क्या है कि भैया डिवाइड में कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि न्यूमरेटर में भी पड़ी है और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, इसीलिए उसको रिलेटिव शब्द का नाम दिया जाता है ना। रिलेटिव शब्द मतलब कंपैरिजन दो के बीच में। तो सोचो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट का मतलब क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं, नॉट लग गया मतलब वो प्योर की बात कर रहा है। तो पी नॉट ए है मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा है, माइनस पी एस क्या है, पूरे सोल्यूशन का, पूरे सोल्यूशन का प्रेशर। तो अगर पी नॉट ए माइनस पी एस विथ रिस्पेक्ट टू पी नॉट ए कर दूं तो दैट विल बी रिलेटिव लोअरिंग। बट अगर सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स वाले टर्म को देखो, पी नॉट ए माइनस पी एस करूं, दैट मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस इज कॉल्ड the first colligative property, that is relative lowering of vapor pressure। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सर आरएलबीपी का जो अगर मुझे कोई फॉर्मूला यूज करना हो, अच्छा आरएलबीपी से हमें क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से हमें क्या मिला, वो मिला हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है कि कितने नंबर में सोल्यूट पार्टिकल है। तो यस, क्या ये वेरीफाई करता है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो आंसर इज बिल्कुल भैया। एक्सबी का मतलब क्या है, एक्सबी का मतलब, अच्छा मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भैया, मोल फ्रैक्शन का मतलब तो सिंपल यही होता है ना कि कितने नंबर में आपका कोई भी कंपोनेंट पड़ा हुआ है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकलता इट मींस हम कहते हैं कि कितने नंबर में सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकला है, इसका मतलब कि कितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है। मतलब आप कह सकते हो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? द आंसर इज यस, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। तो ये प्रूफ भी हो गया। बताओ आरएलवीपी समझ आया? बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं तुम्हें आरएलबीपी, बोलो समझ आया कि नहीं? कम ऑन क्विक, दोनों बच्चे फटाफट से बताओ यार। आसान हुआ? एक और चीज नोट करने वाली ये है, देखो कभी भी कहे क्या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आंसर इज बिल्कुल नहीं। जब तक रिलेटिव शब्द ना दिखे, सिर्फ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सिर्फ लोअरिंग क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी एस, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बट अगर कहीं लिखे कि क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द आंसर इज यस। रिलेटिव शब्द का होना जरूरी है। बोलो समझ आया कि नहीं, एक बार फटाफट से बताओ। विश्वजीत मेरी आवाज आ रही है या नहीं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं मुझे। विश्वजीत कुमार, समझ आया?
तो यार एक बार में बोला करो ना, क्लियर लिख दिया करो या यस लिख दिया करो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी सेशन खत्म हो, आप जल्दी पढ़ लो। समझ आया कि भैया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, आरएलवीपी समझ गए? समझ गए बच्चा? अभी सब दिख रहा है ना स्क्रीन वगैरह? ब्लर अलर्ट तो नहीं है? एक बार ये बताओ, प्रॉपर ऑडियो आ रही है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है? ओके गुड। चलिए, सो दिस इज अबाउट द आरएलवीपी। कौन सा? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहां आपका फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। यस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है भैया? दूसरे नंबर पे है ईबीपी। ईबीपी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात भैया, पहले बॉइलिंग पॉइंट समझाओ। किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बस एक ही कंडीशन है, याद रख लो। क्या? किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट का टेम्परेचर होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड या फिर किसी भी सॉल्यूशन का, पहले ध्यान से समझना, पहले मैं बॉइलिंग पॉइंट समझा रहा हूं, फिर मैं तुम्हें एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ईवीपी का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पूरा प्रॉपर्टी बताऊंगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भैया वो टेम्परेचर होता है किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन का जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बस एक ही कंडीशन याद रखनी है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है बॉइलिंग पॉइंट की। आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि भाई बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो पुरानी बात हो गई, वो छोटे क्लास की डेफिनेशन हो गई। असल में इस चैप्टर में बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझना है तो आप समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट भैया किसी भी लिक्विड या किसी भी सॉल्यूशन का वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर है जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए। मतलब जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर आ गया, उस टेम्परेचर को नोट कर लो, वही उस लिक्विड या उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये कंडीशन एकदम याद रखिएगा, जरूरी है। क्यों? तो अभी बताऊंगा, जब प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या था, क्या है बॉइलिंग पॉइंट। तो आप समझ गए बॉइलिंग पॉइंट। आज से याद रखिएगा, आप एक इंजीनियर हो, इंजीनियर बनने वाले हो, इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को भी याद रखना सीखो। बच्चों डेफिनेशन बिल्कुल नहीं याद रखना कि भैया सॉलिड टू स्टीम या सॉलिड टू सॉरी लिक्विड टू स्टीम या लिक्विड टू वेपर जिस टेम्परेचर बन जाए वो बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, वो नहीं होता है। टेम्परेचर, पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड या फिर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटीएम तक टच कर दे, मतलब वेपर प्रेशर 1 एटीएम के बराबर हो जाए, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक। अब वापस आते हैं किधर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। देखो सेम भी चीज जो मैंने पीछे लिखा है ना, वही स्टेटमेंट वापस दोहराऊंगा। क्या दोहराऊंगा? कि भैया जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। तो पहले ये वाली लाइन एकदम बिल्कुल सेम है। कौन सी लाइन भैया? जो आरएलवीपी में था वही लाइन यहां भी डालो। कौन सी? व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, कैसे है मैं अभी समझा चुका हूं आपको मस्त कंटेनर एग्जांपल देखिए, तो बार बार वो नहीं करूंगा, बट आप समझ लो, स्टेटमेंट आप समझ चुके हो। तो व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, क्या होता है इससे सबको पता है, ये स्टेटमेंट आपको याद गई होगी, रट गई होगी। इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। बट इसके साथ एक दो वर्ड्स और जोड़ो। कौन सा? 10 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अब ये क्या नया फंडा है सर? इस स्टेटमेंट में दो लाइन और जोड़ो। कौन सी? 10, दो लाइन नहीं, दो वर्ड जोड़ लो। 10 बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है कि नहीं पता है। सर कौन सी बात? ये बात कि जो वेपर प्रेशर होता है भैया वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। हाँ, देखो अगर ये बात नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, मैं बता दिया, अभी याद रख लो। वेपर प्रेशर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर वेपर प्रेशर भैया घट रहा है, कम हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप बढ़ेगा।
क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। अब वापस से इस कंप्लीट स्टेटमेंट को पढ़ो। मैंने लिखाया कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, मतलब जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। कैसे होता है हमने पीछे देख लिया, यहां हमने देख लिया कैसे होता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो फिर मैंने क्या लिखा है कि इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो आप ये रिलेशन अब समझ सकते हो कि अगर वेपर प्रेशर घट गया भैया तो उसी पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और जितना बढ़ेगा उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझ आ गया, अब समझ आ गया सर कि अगर वेपर प्रेशर घट गया तो उसी के हिसाब से उसी के रेट से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। उसी चीज को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कितना बढ़ा कितना घटा, है ना, घटा नहीं बढ़ा क्योंकि एलिवेशन है, घटने का बात नहीं है यहाँ। तो कितना बढ़ा सर मैथमेटिकली कैसे निकालें, सर हमसे क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे करेंगे, सर फॉर्मूला क्या है, सब कुछ बताऊंगा अभी, नोट करो मेरे साथ। अगेन समझ गए इस चीज को कि भैया जब भी वेपर प्रेशर घटेगा इनवर्सली रिलेटेड है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वहां यही चीज हुई है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी यही है आपकी। अब अब इसमें ना एक बढ़िया ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं कि ये हो कैसे रहा है। और देखो मैं एक ग्राफ बनाता हूं सर। ग्राफ क्यों, अभी समझा दूंगा तुम्हें ग्राफ क्यों, ग्राफ से और अच्छे से समझ जाओगे कैसे बढ़ा कैसे घटा। थोड़ा विजुलाइज कर लो, थोड़ा देख लो। मैं ग्राफ खींचता हूं किसके किसके बीच, भैया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ठीक है, अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ होता है बेसिकली, ठीक है, वो कुछ ऐसा, उसका नेचर ऐसा होता है, ऐसा कर्व सा ग्राफ आता है। ठीक है, ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर मैंने यहां लिया है सिंपली, वो टेम्परेचर जिस पे बॉइलिंग पॉइंट, तो समझ लो इसमें वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच ग्राफ, आप सिंपली इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इधर वेपर प्रेशर और इधर टेम्परेचर, या फिर सिंपली के लिए बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका जो कर्व आता है वो बेसिकली ऐसा आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मेरे पास एक कंटेनर पड़ी हुई थी। ठीक है, ये ग्राफ कैसा है मैं आपको समझा देता हूं। मैंने इस कंटेनर में एक बार, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को भर दिया। इस कंटेनर मैंने सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट को भर दिया। ठीक है, और मैं इसको नीचे से टेम्परेचर से हीट करने लगा, मतलब सिंपली मैंने टेम्परेचर बढ़ाते गया मैं। अब अगर प्योर सॉल्वेंट है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो भैया वेपर होगा, वेपर बनेगा भैया, ऑब्वियसली लिक्विड है तो भाई वेपर बनेगा। और जब वेपर बनेगा, और मान लो कि प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो वेपर बन रहा है। ठीक है, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट को मैंने क्या किया, एक कंटेनर में डाला, इस कंटेनर को मैंने ऊपर से ऐसे क्लोज कर दिया और नीचे से टेम्परेचर को मैं बढ़ाने लगा। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो भैया क्या होगा, वोलाटाइल है तो वेपर बनाएगा, और वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर भी होगा भैया। तो मैंने क्या किया कि इस प्योर सॉल्वेंट का मैंने एक कर्व खींचा, तो मुझे ये कर्व कुछ ऐसा दिखा जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, सिंपली किससे किसके बीच, जितनी टेम्परेचर मैंने दी और जितना वेपर प्रेशर बना, तो एक कर्व मैंने खींचा। ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। मतलब कंटेनर में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट, तो मान लो मैंने सिर्फ ए को डाला है, इसमें अभी कोई भी सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मैं क्या किया, अब मैं सोचा ना कि भैया मैंने प्योर सॉल्वेंट का तो एक कर्व खींच दिया, अब मैं एक और कंटेनर लाता हूं। ठीक है, और इसमें क्या करता हूं, इस प्योर सॉल्वेंट के साथ एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी मिला देता हूं और मैं एक सोल्यूशन तैयार कर देता हूं। तो अब सेकंड केस हमने लाया जो जिसमें एक क्लोज कंटेनर था, इसके अंदर हमने क्या किया, एक सोल्यूशन इस बार तैयार किया, इस बार प्योर फॉर्म में नहीं, इस बार मैंने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट जो कि वोलाटाइल था, जो कि ए था, उसके साथ मैंने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया। बी क्या है, नॉन वोलाटाइल है। अब आप सभी को पता है कि जैसे ही आप प्योर सॉल्वेंट में या वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाओगे तो भैया वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो यहां प्रेशर मान लो कि कमी बना, प्रेशर घट गया। अब इसका जब मैंने लाइन खींचा, प्लॉट खींचा, तो सोचो अगर प्योर सॉल्वेंट का कर्व यहां आया तो ऑब्वियसली भैया वेपर प्रेशर क्या होगा, जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर मुझे डिक्रीज वाला कर्व बनाना तो मैं इसके पीछे बनाऊंगा, सोचो। तो जो मैंने दूसरे कंटेनर में, जो जिसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया था, जब मैंने उसका कर्व कर्व खींचा तो वो कर्व मुझे कुछ ऐसा दिखा जो कि प्योर सॉल्वेंट से पीछे था। पीछे का इन द सेंस क्या है कि भैया कम हुआ। ये दूसरा कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे सेकंड केस के बेसिकली सॉल्यूशन जो हमने कंटेनर में तैयार किया था उसका, जिस सॉल्यूशन में ए और प्लस उसके साथ क्या था, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बी भी था।
तो जब मैंने उसका कर्व खींचा तो वो प्योर सॉल्वेंट से कम आया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आना भी चाहिए, मैंने लिखा भी वही है कि भाई नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, इसलिए कर्व जो है वो थोड़ा पीछे बनाया मैंने। ये पीछे बनाने का क्या रीजन है? पीछे बनाने का रीजन ये है कि सर वेपर प्रेशर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब सोचो ये दो कर्व खींचने का क्या फायदा हुआ सर? इससे हमें क्या पता चल रहा है? हम तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी पता चलेगा। मैंने एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दी। ये स्टैंडर्ड लाइन किसकी है भैया? ये स्टैंडर्ड लाइन 1 एटीएम की है। मतलब मान लिया कि यहाँ पे जो प्रेशर है, इस पॉइंट को मैंने 1 एटीएम की पॉइंट बोल दी और इससे मैंने एक स्टैंडर्ड लाइन खींच दी। अब सोचो जब ये 1 एटमॉस्फेरिक की स्टैंडर्ड लाइन मैंने यहां बना दी, तो इस लाइन में जो कर्व है वो यहां भी कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है। बिल्कुल भैया, दोनों कर्व पे दो पॉइंट पे कट आ रहे हैं। किसके? कौन सी लाइन की वजह से? जो 1 एटीएम की लाइन है उसकी वजह से। और मैंने आपको क्या बोला है कि भैया बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट का टेम्परेचर होता है जिसपे वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए। तो भैया अगर मैं यहां का टेम्परेचर नोट कर लूं, ये वाला पॉइंट, सिमिलरली अगर मैं यहां का टेम्परेचर नोट कर लूं, ये वाला पॉइंट, तो क्या ये दोनों पॉइंट मुझे बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर दे देंगे? आंसर इज यस। भैया बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर वही तो होता है। कौन सा टेम्परेचर? वो पॉइंट का टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो जाए। तो भैया ये 1 एटीएम जो कर्व है उस पे दो पॉइंट पे कट किया है, एक तो यहां और दूसरा यहां। तो क्या ये इन दोनों पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा जो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, क्या ये बॉइलिंग पॉइंट को दिखाएगा? बिल्कुल दिखाएगा सर। तो जो पहला कर्व है उसके कट को अगर मैं मार्क करूं तो ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, शॉर्ट में इसको टीबी लिखता हूं, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में टीबी। और इस जो पॉइंट है इसको भी मैं क्या कहता हूं? शॉर्ट में टीबी लिख देता हूं। बट एक काम और करूंगा, क्या? मैं इसको टीबी ना बोल के टीबी नॉट बोलूंगा। हाँ भैया, टीबी नॉट क्यों बोला? क्योंकि देखो ये वाली जो कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट की कर्व है और प्योर फॉर्म में हमेशा नॉट लगाते हैं। मतलब पहले कर्व का जो टेम्परेचर होगा बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज टीबी नॉट। टीबी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, टीबी नॉट का मतलब क्या है भैया? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और सिर्फ टीबी का क्या मतलब है? पूरे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जिसमें प्योर सॉल्वेंट के साथ साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी मिला हुआ है। अब खुद ही पढ़ के देखो मेरे साथ, क्या पढ़ना है? टीबी बड़ा है या टीबी नॉट? साफ साफ देखो, जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आया है उस पॉइंट में टीबी वाला पॉइंट आगे है या टीबी नॉट वाला पॉइंट आगे है? देख के बताओ खुद ही। आपके मन में ये चीज अब बात आ गई होगी, आपका दिल खुश हो गया होगा देख के। क्यों? क्योंकि भैया साफ साफ दिख रहा है कि टीबी जो है वो टीबी नॉट से आगे है। इट मींस साफ साफ हमें ये दिख रहा है कि जो टीबी है वो टीबी नॉट से बड़ा है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा या घटा? तो आंसर इज बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया सर। मतलब सॉल्यूशन के केस में वेपर प्रेशर तो घटा, लेकिन जो कर्व आया उस कर्व से जो हमने टेम्परेचर निकाला बॉइलिंग पॉइंट का वो हमें ज्यादा मिला। और यही तो प्रॉपर्टी कहती है कि वेपर प्रेशर डिक्रीजेज दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। क्या ये कर्व से आपको समझ आ गया? फटाफट यार, इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कोई दे नहीं सकता है। मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, मैंने आपको समझाया कि कैसे टीबी टीबी नॉट से बड़ा है। अरे भैया कर पे भी दिख रहा है साफ साफ, एक्स एक्सिस से कर पे आपको साफ साफ दिख रहा है भैया टीबी जो है वो टीबी नॉट से आगे है। इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टीबी जो है वो क्या है? टीबी नॉट से बड़ा है। अब मैं लिखा भी दूं आपको, टीबी क्या है भैया? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। किसका? टीबी है ना, मतलब ये सॉल्यूशन का है। और टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। किसका? प्योर सॉल्वेंट का, इसलिए नॉट लगा है उसमें। तो प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर से ज्यादा है किसका? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। बोलो समझ आया? क्या कर्व देख के ये चीज समझ गए कि यस सर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सॉरी टीबी नॉट इज ग्रेटर देन टीबी? इट मींस क्या ये स्टेटमेंट आपको समझ आया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट। विश्वजीत कुमार शत्रुल, क्या आपको ये चीज समझ आई? इससे बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता। मैंने अपना बेस्ट दिया है, ये जल्दी समझ नहीं आता है बच्चों को, बट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको कर्व के थ्रू भी चीज को समझा दूं, उस स्टेटमेंट को समझा दूं। मजा आया तो बताओ।
क्लियर तो हो गया, साथ में मजा आया। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कौन सी भैया, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए कुछ चाहिए ना मसाला, कौन सा मसाला भैया, फार्मूला वार्मूला वाला बताइए, सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, आओ बताते हैं। अब सोचो, अगर टीवी बड़ा है टीवी नॉट से, तो मैं डेल्टा टीवी निकाल सकता हूं क्या? अरे ये डेल्टा टीवी ही तो एलिवेशन है। एलिवेशन का मतलब कितना बढ़ गया, चेंज कितना आया। तो क्या मैं यहां से डेल्टा टीवी कैलकुलेट कर सकता हूं? आंसर इज यस। डेल्टा टीवी मतलब चेंज, चेंज क्या होता है, बड़ा में से छोटा। तो बड़ा कौन सा है भैया, टीवी, तो क्या मैं लिख सकता हूं टीबी माइनस टीबी नॉट। अरे भैया इसी को तो ईबीपी कहते हैं। ईबीपी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है भैया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को कहते हैं क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। भैया बढ़ गया, कितना बड़ा, टी माइनस टीबी नॉट बढ़ गया। सिंपल, इट इज सिंपल। खामखा कॉम्प्लेक्स करते हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, है बहुत सिंपल। अच्छा, अब कुछ एडिशनल बातें, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल फॉर्मूला, दोनों कह सकते हो आप इसे, या फिर इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, या इसको स्टार करके लिख लो बुलेट पॉइंट्स में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भैया, ये जो डेल्टा टीवी होता है ना, जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यूज हो रहा है यहां अब, कंसंट्रेशन टर्म याद करो जो मैंने पढ़ाया था, यानी मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टीवी। मोलालिटी मतलब स्मॉल एम, बढ़ा दिया है। मतलब पहली इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि भैया डेल्टा टीवी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा जितना ज्यादा मोलालिटी होगा सॉल्यूशन का। मतलब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, अब भैया जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो भैया एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में जो कांस्टेंट होता है उसको के बी पढ़ते हैं। तो टोटल फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। इस के बी का एक खास नाम है, इस के बी को क्या कहते हैं भैया, इस के बी को कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। नाम इंपॉर्टेंट है तो याद रखना भैया, पूछ सकता है। क्या बोला मैंने, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये अलग अलग सब्सटेंस, अलग अलग सॉल्वेंट, अलग अलग सोल्यूशन के लिए अलग अलग होती है। मैं भी एक वाटर के लिए लिखा दूंगा, स्टैंडर्ड होता है वाटर का, खैर दिया रहता है बट नहीं दिया तो मैं भी लिखा दूंगा। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसी को कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा नाम अलग है, इबुलियो, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो चाहे आप इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कह लो या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह लो, थोड़ा फ्रेंच टाइप है। ओके, और भैया क्या, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी फॉर्मूले को डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी इंटू, अच्छा मोलालिटी होती क्या है, हाँ भैया टेस्ट ले रहे हो, हाँ टेस्ट तो लूंगा भाई, पढ़ाया हूँ। मोलालिटी क्या होती है पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने एन बी लिखा, डिवाइडेड बाई, याद है सबको, पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होती है मोलालिटी। अरे यार अभी भूल गए क्या, इतना बढ़िया से कंसंट्रेशन तुम पढ़ाया है तुम्हें, तो मोलालिटी का फॉर्मूला तो पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इसलिए मैंने डब्ल्यू ए लिख दिया, और केजी रिप्रेजेंट कर रहा है पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इसी फॉर्मूले को एम की जगह पुट कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझ आई बात, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो डेल्टा टीवी का, जब देखते जाओ बस मैथमेटिकल टर्म निकल रहे हैं सभी। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या, अगर ग्राम में दिया होगा तो क्या करोगे, भैया ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, बट याद रखना कि यहाँ जो डब्ल्यू ए रखना है वो केजी में रखना है नीचे, ठीक है। चलो खैर ये तो तुम कर लोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, कौन सी बात भैया, जो के बी होता है ये
जो कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये केबी की कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज है। कौन सी? फॉर वाटर, वाटर के लिए जो केबी होता है, जो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, वो याद रख लो। कई बार नहीं भी दिया होता है तो आप याद रख लो, वो होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। यूनिट आप निकाल सकते हो ना, क्योंकि टेम्परेचर है और डिवाइड में क्या हो गया, मोल, तो केल्विन केजी पर मोल हो जाएगा। तो याद रख लो, ये स्टैंडर्ड केबी है वाटर के लिए, जो है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है? किसके लिए भैया? जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके लिए तो नहीं है, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो भाई कंटेंट में पढ़ाता हूँ पूरा, तो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। जेई में कई बार क्या करता है ना, ये केबी की वैल्यू भी आपसे निकलवाता है अलग से, ये देता नहीं है डायरेक्टली। तो आप भी जान लो भैया, एडिशनल नॉलेज क्या खराब थोड़ी करेगी, एडिशनल डेटा याद रखो, मैं पढ़ाता हूँ अच्छे लेवल पे, तो लेवल भी याद रखो। जेई में कई बार क्या करता है कि केबी की वैल्यू भी आपसे निकलवाता है, ये देता नहीं है डायरेक्टली। तो केबी को निकालने के लिए एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जो होता है, जिसको नोट डाउन कर लीजिए आप, जो होता है आर इंटू टीवी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। ये एक फॉर्मूला है। तो कभी अगर आपके में ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें केबी आपसे अलग से निकलवाए और फिर मोलालिटी आपको दे दे और डेल्टा टीवी निकलवाए, तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जो है क्या, आर इंटू टीबी नॉट, जहां लिखा देता हूं सब कुछ। आर को कहते हैं गैस कांस्टेंट, ठीक है? डेल्टा टीबी नॉट पता है आपको, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट या फिर प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट का, तो आप इसको लिख सकते हो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अरे भैया नॉट लग गया ना, तो समझ गए होगे। या फिर इसको लिख लो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, जो कि क्वेश्चन में कई बार दिया जाता है, तो आप इसको सिंपली स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, स्टैंडर्ड बीपी लिख लो, ठीक है? एलवी क्या है सर? अरे भैया एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, भूल गए क्या इतना जल्दी? एलवी शॉर्ट में इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन में ना क्या करता है, आर टीबी नॉट और एलवी दिया रहेगा और आपसे डेल्टा टीबी कैलकुलेट करा लेगा और मोलालिटी भी दी रहेगी। तो पहले आप केबी निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से यूज करके, आर इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी, जहां एलवी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, आर गैस कांस्टेंट पता ही है 8.318, याद होगा आपको वैल्यू, और टीबी नॉट स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है? फिर आप इस केबी को कहां पुट करोगे, इस वाले फॉर्मूले में, किधर, डेल्टा टीवी इंटू केबी इंटू मोलालिटी। ये जेई वाले बच्चों के लिए, इसलिए थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है? अच्छा, अब कई बार इसमें भी क्या करता है और घुमाता है, कैसे? जे वालों के लिए बात चल रही है, ठीक है? और घुमाता है, क्या करता है, कई बार ये एलवी भी आपसे कैलकुलेट करा लेगा, ये देगा नहीं डायरेक्टली, ये डायरेक्टली आपको नहीं देगा, कई बार एलवी का भी डेटा दिया रहेगा। तो अगर आपको एलवी निकालना हो, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का भी निकालना हो, तो आप याद रख लेना, वो होता है हमेशा डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आप इससे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाल सकते हो। मतलब ये सब डेटा आपको गिवन होगा, आप इस डेटा के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर वो डेटा की वैल्यू पुट कीजिए और फिर आपको एलवी मिलेगा। फिर आप एलवी को कहां पुट करेंगे, पीछे। तो ये दो इंपॉर्टेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, इधर पुट करेंगे एलवी की वैल्यू तो केवी निकलेगा, और फिर इस केवी को यहां पुट करेंगे तो डेल्टा टीवी निकलेगा, ठीक है? So this is the in detail information about the EVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता, इतना इजी एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है ताकि आपको दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ आए। ऐसा इसलिए मैंने ज्यादा फोकस क्यों किया, बार बार मैं कह रहा हूँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो आनी ही चाहिए। क्यों भैया, आधा पार्ट तो यही से आता है, दो क्वेश्चन तो यही से आपको मिल जाएंगे, और जब वैन टॉप फैक्टर पढ़ाऊंगा तो उससे भी उसको और ऐड करके, लास्ट टॉपिक है हमारा वैन टॉप फैक्टर इस चैप्टर का, तो उसको ऐड करके और तगड़ा कंटेंट निकलता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। बोलो समझ आया? मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट भी होगा ना, किधर होगा भाई मोलार मास? मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट कहां होगा? मोलार मास ऑफ द सॉल्वेंट कहीं नहीं होगा। कौन सी मोलालिटी पढ़ ली है तुम? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो समझ आया कि नहीं? अगर समझ आ गया
इट मीन्स आपकी दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जेई वाले में किधर, तो मैंने लिखाया तो है एलवी क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, तो इसी को तो मोलर मास कहते हो एलवी निकालते वक्त, यही तो है आपका मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? क्या बात कर रहे हो यार, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास अलग अलग होता है क्या? अरे भैया तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई देन दैट्स इट फॉर टुडे। इन डिटेल हमने दो बढ़िया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, देखो समय लगा जानबूझ के, क्यों? ये बहुत आराम से समझाना था तुम्हें। कभी अगर पहली बार भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो वो भी इस चीज को एक बार में देख के समझ जाए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो यही मेरा मोटो था, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेक्शन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई लाइक टू एंड दिस सेशन नाउ।